students, welcome to your biology class. So in our last class we were discussing about genetic code and transcription. Post transcriptional modifications हमने पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा tRNA के बारे में और हमने पढ़ा जेनेटिक कोड के बारे में। आज हम प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम mRNA. So next is ट्रांसलेशन। क्या है ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना का किससे किससे बनाएंगे प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम mRNA। mRNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। देखो बच्चा एक चीज याद रखना, ट्रांसलेशन की मशीनरी क्या है। प्रोटीन तो बनता है अमाइनो एसिड से, ओके, मतलब अमाइनो एसिड्स चाहिए। किससे बनाना है? mRNA से, मतलब mRNA चाहिए। mRNA जो है उसको देख के क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को किसने लेके आना है? अगर प्रोटीन बनाना तो अमाइनो एसिड्स को लाना पड़ेगा। इस अमाइनो एसिड्स को लेके आएंगे tRNA। tRNA कल हमने पढ़ा था ना, tRNA की डी लूप पे अमाइनो एसिड एक्टिवेशन होती है और फिर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। tRNA अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा और अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। कौन? राइबोसोम्स बनाएंगे। mRNA की कोड्स को देख के, mRNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देख के tRNA जो है वो अमाइनो एसिड्स लेके आएगा। tRNA क्या लेके आएगा? अमाइनो एसिड्स। किस सीक्वेंस में? mRNA के सीक्वेंस में। और फिर राइबोसोम्स क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। दैट मींस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें चाहिए आपको? एक तो आपको चाहिए mRNA और व्हाट एल्स? एक mRNA चाहिए, दूसरे आपको चाहिए राइबोसोम्स, तीसरे आपको चाहिए अमाइनो एसिड्स एंड फोर्थ यू विल बी नीडिंग tRNA। चार चीजें आपको चाहिए होंगी। Ribosome will be making protein by looking at the sequence of mRNA with the help of tRNA। tRNA का काम क्या है? It brings amino acids to the ribosomes कि ribosomes आप प्रोटीन बना लो। समझ में आया आपको? ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको आप लोग ध्यान से देखना। देखो ट्रांसलेशन का प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तैयारी होगी। बच्चा ये है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम्स की ये। अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम्स की, इसके साथ जुड़ गया कौन? mRNA जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA। चलो जी, mRNA की कौन सी साइट है? बाइंड्स टू mRNA। Which end of mRNA does it binds to? 5 prime, ठीक है। Second now, second, this ribosome mRNA complex, ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट और ये क्या है? mRNA है। This ribosome mRNA complex, ठीक है, binds to tRNA। पहला tRNA, फर्स्ट tRNA, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट tRNA के साथ बाइंड करेगा। और याद रखना इस फर्स्ट tRNA को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रोकैरियोट्स में इसका नाम अलग है और यूकैरियोट्स में इसका नाम अलग है। व्हाट इज इट्स नेम इन प्रोकैरियोट्स? देखो, अच्छा मुझे बताओ, पहला जो है tRNA वो कौन सा अमाइनो एसिड लेके आ रहा होगा? पहला अमाइनो एसिड कल की क्लास में कुछ याद आ रहा है? First amino acid that will be starting the translation is a start codon। स्टार्ट कोडोन है और स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? मीथियोनीन, AUG, यानी कि
मीथियोनीन जो है वो कहलाता है स्टार्ट कोडोन। दैट मींस ये जो फर्स्ट टीआरएनए आया है जिसने बाइंड करना है, दिस फर्स्ट टीआरएनए विल बी ब्रिंगिंग और इज ब्रिंगिंग मीथियोनीन। एयूजी लेके आ रहा है ये। प्रोकैरियोट्स में हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फॉर्माइलेटेड मीथियोनीन टीआरएनए। फॉर्माइलेटेड मीथियोनीन वाला टीआरएनए हम इसको लिखेंगे ऐसे एफ मेट टीआरएनए। और यूकैरियोट्स में वी सिंपली हैव मीथियोनीन टीआरएनए। एक ऐसा टीआरएनए जो कि क्या लेके आ रहा है, मीथियोनीन लेके आ रहा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज टीआरएनए मेट। ठीक है, टीआरएनए मेट है, टीआरएनए मीथियोनीन है, वो एफ टीआरएनए मीथियोनीन है, यानी कि फॉर्माइलेटेड है। प्रोकैरियोट्स का पहला जो अमाइनो एसिड मीथियोनीन है वो फॉर्माइलेटेड है, जबकि यूकैरियोट्स में जो पहला अमाइनो एसिड मीथियोनीन है वो फॉर्माइलेटेड नहीं है। थर्ड वन नाउ, पहला तो हो गया स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम के साथ एमआरएनए जुड़ गया, फिर इसके साथ एमआरएनए और राइबोसोम के साथ कौन जुड़ गया, टीआरएनए जुड़ गया। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो है बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट। इसके साथ बड़ी जो सब यूनिट है वो भी जुड़ेगी। तो स्मॉलर वाला हुआ था, देखो अब तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, देखो ये काम तो पहले ही हुआ था, है ना। इसके साथ कौन आके जुड़ गया था, इसके साथ आके जुड़ गया था टीआरएनए। टीआरएनए ने क्या लाया हुआ था, अमाइनो एसिड। और अब इसके साथ जुड़ जाएगी लार्जर सब यूनिट। प्लीज रिमेंबर, इन दोनों सब यूनिट के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन जरूरी है। याद रखना, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट हमेशा जुड़ी नहीं हुई। इनको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। देखो भैया, पहला देखो, स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम्स की, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, इसके साथ एमआरएनए आके जुड़ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ आके टीआरएनए जुड़ गया, टीआरएनए मीथियोनीन वाला। फिर क्या हुआ, फिर लार्जर सब यूनिट जो है वो भी इनके साथ आकर जुड़ गई। लार्जर सब यूनिट जब इनके साथ जुड़ रही है स्मॉलर सब यूनिट के साथ, तो किसकी जरूरत है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। इन केस किसी वजह से मैग्नीशियम आयन कम है तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं, जो दो राइबोसोमल यूनिट्स है, ये जुड़ नहीं पाएंगे। Am I making myself clear? समझ में आ रही है आपको बात, समझ आ रहा है आपको ये चीज, ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ नहीं पाएंगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब प्रोसेस देखते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब देखो प्रोसेस, ये राइबोसोम है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एमआरएनए जुड़ा हुआ है, इसके पास लार्जर सब यूनिट भी है। ये जो लार्जर सब यूनिट है इसके पास तीन साइट्स हैं, कौन सी, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ठीक, E over here stands for exit, P stands for peptide bond, and A stands for amino acid entry site। A साइट जो है इससे क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है वो अंदर एंटर करेंगे। ई साइट जो है उसको एग्जिट साइट बोलेंगे और पी साइट जो है उसको पेप्टाइड बॉन्ड साइट बोलेंगे। हमेशा याद रखना, वहां पे देखो अमाइनो एसिड एंट्री साइट है ना, दैट मींस टीआरएनए जब अमाइनो एसिड लेके आएगा तो वो ए पे आएगा। ठीक है, टीआरएनए ने जब अमाइनो एसिड लेके आना है तो उसने ए पे आना है, बट प्लीज रिमेंबर पहला टीआरएनए जिसको हमने टीआरएनए मेट कहा वो ए पे नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, फिर वो आएगा, रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ, वो आएगा पी साइड पे। इस बात को याद रखना कि डेफिनेटली ए पे अमाइनो एसिड की एंट्री होती है, बट पहला टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए विल नॉट बी एंटरिंग एट द ए साइड, विल बी एंटरिंग एट द पी साइड। क्लियर है ये चीज?
अच्छा, अब दूसरा कहाँ है? दूसरे के लिए ए साइड खाली छोड़ी गई है, अमीनो एसिड के एंट्री की साइड खाली छोड़ी गई है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 1, दिस वन इज 1, और सेकेंड वाला एंटर कर गया ए साइड पे, ये है सेकेंड अमीनो एसिड, ठीक। और इसी जगह पे वेट करो, और इसी जगह पे क्या किया गया, इसी जगह पे इस 1 और 2 ने अपने बीच में क्या बना लिया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। 1 और 2 ने क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया विद द हेल्प ऑफ व्हिच एंजाइम, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एट पी साइड द अमाइनो एसिड्स, पी साइड पे क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स हैं एट ए एंड पी साइड, पी साइड के ऊपर क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं ए और पी साइड के ऊपर, दे विल, अमाइनो एसिड्स एट ए एंड पी साइड विल मेक पेप्टाइड बॉन्ड, पी साइड पे बनाएंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड, पी पे भी अमाइनो एसिड है, ए पे भी अमाइनो एसिड है, दोनों ने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, कौन सी साइड पे, पी साइड पे। एंजाइम इंपॉर्टेंट है, विद हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या नाम है एंजाइम का, with help of enzyme, and the name of the enzyme is peptidyl transferase. Please remember this thing, the name of the enzyme is peptidyl transferase. और एक और जो बात है जो आपको इस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के बारे में जाननी है, वो ये जानो कि एंजाइम जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये पढ़ा हमने, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज नॉट अ प्रोटीन, देन व्हाट इज इट, याद रखना, it's not a protein, then what's it, it's not a protein but a 23S or 28S rRNA। बच्चे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स होते हैं, बट ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है आपकी बार ये प्रोटीन नहीं है, ये 23S यानी या फिर 28S राइबोसोमल आरएनए है, दिस इज 23 और 28S राइबोसोमल आरएनए। क्लियर, समझ में आया? अब वंस यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ध्यान समझना, इस जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन गया तो क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये इस तरफ को मूव कर जाएगा। अगर राइबोसोम इस तरफ को मूव कर रहा है तो साइड्स भी इस तरफ को मूव कर जाएंगी, देखो जरा, देखो फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये राइबोसोम है, ये आगे की तरफ मूव कर गया, यहाँ आ गया, ठीक है, ये है उसका mRNA, राइबोसोम की सब यूनिट आगे आ गई है, यही रही लार्जर सब यूनिट, ठीक, यहाँ पे ई साइड थी पहले, ये पी साइड, ये ए साइड, अभी थोड़ी थोड़ी आगे आ चुकी है, ई साइड अब यहाँ आ गई, पी अब यहाँ आ गई और ए अब यहाँ आ गई, ठीक है। दैट मीन्स जब ये इस साइड को शिफ्ट हुआ, इस साइड को जब ये शिफ्ट होगा तो जो अमाइनो एसिड 1 वाला टीआरएनए था ना वो इस साइड पे आ गया, जब सब कुछ राइट को मूव कर रहा है, राइबोसोम राइट को मूव कर गया, साइड को मूव कर गई, तो ये वाली तीनों साइड्स भी तो आगे की तरफ मूव कर गई। लेट्स से यहाँ पे ई आ गया है, अब यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, दैट मींस पी की जगह क्या आ गया, ई, तो पी पे तो 1 वाला अमाइनो एसिड था तो वो ई पे आ गया, पी पे जो 1 वाला था, ए पे 2 वाला, ए वाला किस पे आ गया, पी पे आ गया। अब देखो ए तो फिर खाली हो गया, ए पे अब तीसरा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, बट ये जो है ई वाला ये बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, 3 वाला अंदर आया, 1 वाला बाहर गया, 1 वाला क्या बाहर गया, टीआरएनए बाहर गया, याद है ना, टीआरएनए बाहर गया, अमाइनो एसिड वहीं पे जुड़ा रहा।
अमाइनो एसिड वहीं पे जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े रहेंगे और अल्टीमेटली पूरी की पूरी अमाइनो एसिड्स की चेन बन जाएगी। समझ में आया? राइबोसोम का इस रस्सी पे आगे की तरफ मूव करना, ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए, क्या कहलाता है राइबोसोम का मूवमेंट एमआरएनए पे? दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम्स का एमआरएनए पे मूव करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। राइबोसोम एमआरएनए पे इस तरह से मूव करेंगे, ये जो राइबोसोम का मूवमेंट है एमआरएनए पे, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको ये? अब एक पेप्टाइड बॉन्ड्स बन गए, अब फिर से क्या होगा? ई वाला बाहर चला जाएगा, पी वाला ई पे आ जाएगा, ए फिर से पी पे चला जाएगा और ए दोबारा से खाली हो जाएगा फॉर द न्यू अमाइनो एसिड। ठीक है? क्लियर? नाउ चेन ऑफ अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म, बट कब तक चलेगा ये? याद रखना एमआरएनए जो है, ये रहा एमआरएनए, ये रहा 5 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम। ठीक है? ठीक है? ट्रांसलेशन शुरू हो गई थी AUG यानी कि मीथियोनिन से, और खत्म कहाँ पे हो जाएगी? खत्म हो जाएगी वो UAA, UAG या फिर UGA। ये तीनों क्या है? These three are stop codons। ठीक? और इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, that will be making a polypeptide। राइबोसोम्स जैसे UA UAG चल रहे हैं ना, यहाँ से मूव करना शुरू हुए थे राइबोसोम और आगे आगे मूव कर रहे थे, स्टार्टेड फ्रॉम AUG एंड आर मूविंग टिल स्टॉप कोडोन। जैसे ही राइबोसोम स्टॉप कोडोन पे आए, कोई टीआरएनए आया ही नहीं अमाइनो एसिड लेके, कोई टीआरएनए नहीं आया स्टॉप कोडोन पे अमाइनो एसिड्स लेके। जब कोई टीआरएनए आया ही नहीं है तो फिर क्या प्रोटीन बन पाएगा? कोई अमाइनो एसिड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, तो चेन यहीं पे रुक जाती। Please remember, translation starts at start codon and ends at stop codon। तो फिर इन सीक्वेंसेस का क्या काम है? स्टार्ट कोडोन से पहले ये जो रीजन है या स्टॉप कोडोन से पहले ये जो रीजन है, इसका कोई काम है? इनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये याद रखना बात। द रीजन ऑफ mRNA का एक रीजन बिफोर स्टार्ट कोडोन, before start codon towards 5 prime end and after stop codon, start codon से पहले और stop codon के बाद, after stop codon at 3 prime end, start codon से पहले 5 prime की तरफ और stop codon के बाद 3 prime की तरफ, ये जो रीजन है mRNA का, इसको क्या बोलते हैं? This region is known as untranslated regions। इनकी ट्रांसलेशन तो नहीं हो पाएगी। These are known as untranslated regions or we can say that these are UTRs। इनको हम untranslated regions या UTRs कहते हैं, जिसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है? Okay। Before start codon at 5 prime, after stop codon at 3 prime, जो बीच में बच गया, that is what? That is UTR or we can say that is untranslated region। ठीक है बच्चों? आगे देखो, तो अनट्रांसलेटेड रीजन का कोई फायदा है? अनट्रांसलेटेड जो है वो क्या करते हैं? वो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं ट्रांसलेशन की। क्वेश्चन आ जाता है, they will be increasing the efficiency of translation। ट्रांसलेशन हो नहीं रही है बट प्रोसेस की एफिशिएंसी को जरूर UTRs इंक्रीज कर रहे हैं। ट्रांसलेशन देखिए आपने, बन गया पॉलीपेप्टाइड, ट्रांसलेशन खत्म हुई। अब एक चीज देखो कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस जगह पे खुद को
उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, उनकी रेगुलेशंस कहाँ हो सकती हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं अगर वो रेगुलेट होना चाहिए तो प्रोकैरियोट्स की जो रेगुलेशन है बच्चों वो हो जाती है 3 जगहों पे। कहाँ कहाँ, सॉरी 2 जगहों पे। प्रोकैरियोट्स की पहली रेगुलेशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, और फिर कहाँ आएगी, ट्रांसलेशन के टाइम पे। यही दोनों जगह है जहाँ पे प्रोकैरियोट्स रेगुलेशन कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में कहाँ पे रेगुलेट हो सकता है जी, यूकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है वो कहाँ होगा, पहला हर बार की तरह ट्रांसक्रिप्शन पे, ठीक है, यूकैरियोट्स कह रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन पे करेंगे। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जब होते हैं तब भी तो चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। एंड थर्ड वन movement from of mRNA from nucleus to cytoplasm, तब भी आ सकते हैं कोई चेंजेस जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है। एंड द लास्ट वन ट्रांसलेशन। तो याद रखना यूकैरियोट्स की जो मॉडिफिकेशंस है या रेगुलेशन है वो इन 4 जगह पे हो सकती है, जबकि प्रोकैरियोट्स की रेगुलेशन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पे होगी और यहाँ पे ट्रांसलेशन पे होगी। क्लियर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आर डन। समझ में आ गया आपको कि कैसे ट्रांसलेशन हुई थी, राइबोसोम्स की क्या जरूरत थी, यूटीआरस क्या थे, एफमेट टीआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, स्टार्ट कोडोन क्या है, स्टॉप कोडोन क्या है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन नाम का टॉपिक है आपकी एनसीईआरटीज में, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे पूछे तो आपको 1-2 ही जाएंगे। सो लैक ओपेरॉन पढ़ने से पहले आपको जानना है सिर्फ ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन इज अ सेल्फ रेगुलेटेड यूनिट, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का वो पोर्शन है जो खुद को रेगुलेट कर सकता है, यानी कि खुद को कंट्रोल कर सकता है। उसको खुद को कंट्रोल करने के लिए किसी भी बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खुद को कंट्रोल, अगर इस डीएनए सेगमेंट के पास खुद को कंट्रोल करने के सारे कंपोनेंट्स हैं तभी हम इसको ओपेरॉन कहेंगे। और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके पास बच्चों एक प्रमोटर होना चाहिए, प्रमोटर के अलावा इसके पास एक ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर के अलावा इट शुड हैव अ स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रमोटर जो है वो जगह जिस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर को कंट्रोल करेगा, रेगुलेटर जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ये 4 चीजें जो हैं अगर होंगी तभी जो है वो एक ओपेरॉन कहलाएगा। क्लियर, तभी वो एक ओपेरॉन कहलाएगा। अब देखो अब आप लोग ओपेरॉन के अंदर लैक ओपेरॉन जब मैं आपको कह रही हूं तो लैक का क्या मतलब है, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। व्हाट इज लैक्टोज, मिल्क शुगर जो है, मिल्क शुगर इज नोन एज लैक्टोज। तो ये जो ओपेरॉन है ये मिल्क शुगर को यानी कि लैक्टोज को कंट्रोल करेगा। कैसे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। किस में प्रेजेंट है ये ओपेरॉन, ये ओपेरॉन जो है इट इज प्रेजेंट इन ई कोलाई, ठीक। ई कोलाई इज इसेरिचिया कोलाई व्हिच इज अ प्रोकैरियोट। ई कोलाई यानी कि इसेरिचिया कोलाई के अंदर ये ओपेरॉन प्रेजेंट है। लैक का मतलब लैक्टोज है, लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर। ओपेरॉन जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटेड यूनिट है, इसमें प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हो गया ओपेरॉन। अब ओपेरॉन पढ़ने से पहले आपको एक और चीज आनी चाहिए, क्या है वो चीज, देखो बच्चा, आपकी बॉडी में 2 तरह के जीन्स हैं। वन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव और वी कैन से हाउसकीपिंग जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स है। पहले क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स बच्चों,
कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स वो होते हैं विच कीप ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, जो खुद को एक्सप्रेस करते रहे पूरा टाइम. Those genes which keep on expressing themselves throughout, keep on expressing themselves throughout, पूरा टाइम ये जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते रहेंगे, जो खुद को एक्सप्रेस करते रहेंगे पूरा टाइम. They are constitutive or housekeeping genes. For example, एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? What do you mean by expression? एक्सप्रेस करने का मतलब है खुद को किस में कन्वर्ट करते रहेंगे? प्रोटीन में. जीन इज अ डीएनए, है ना. अगर वो डीएनए खुद को हर टाइम प्रोटीन में एक्सप्रेस करता रहेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन करता रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है. एग्जाम्पल, जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस. आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो बच्चों होनी ही होनी है ना. अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी मतलब रेस्पिरेशन नहीं चलेगी. क्या आप जिंदगी का एक सेकंड भी रेस्पिरेशन किए बिना या सांस लिए बिना बिता सकते हो? बिल्कुल नहीं बिता सकते. दैट मीन्स रेस्पिरेशन का जो जीन है, सांस लेने वाला जो जीन है, उसको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा. अगर उसने काम नहीं किया तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. So that gene which keep on expressing itself throughout is known as constitutive or housekeeping genes. ठीक है? Those genes now which express only occasionally, only when required, they are known as non-constitutive genes. Non-constitutive genes, or we can say that they are luxury genes. उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर क्या कहेंगे? लग्जरी जीन्स कहेंगे. तो क्या होते हैं ये? Those genes which express only when required. ये वो जीन्स हैं जो तभी एक्सप्रेस करेंगे जब उनके एक्सप्रेशन की जरूरत है. Those genes when expressed only when required are known as non-constitutive या फिर luxury genes. Example for luxury or non-constitutive genes are lactose digesting genes, जो कि लैकोपेरॉन, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. लैकोपेरॉन को पढ़ने जा रहे हैं ना हम. तो लैकोपेरॉन जो है उसके जो जीन्स हैं, लैक्टोज डाइजेस्टिंग जीन्स, वो तभी काम करेंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट है. पूरा टाइम काम करके उसको क्या मिल जाएगा? वो तभी काम करेंगे जब लैक्टोज है. जब लैक्टोज है इट विल बी एक्सप्रेसिंग, जब लैक्टोज नहीं है इट विल नॉट एक्सप्रेस. तो ये कैसे एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे लैक्टोज के एब्सेंस में अपने आप एक्सप्रेशन बंद कर देते हैं, यही सब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैं आपके लिए लैकोपेरॉन बनाऊंगी लाइक दिस. ये मैंने बनाया एक ओपेरॉन. इसमें कौन से जीन्स हैं? एक सेकेंड, थोड़ा सा चौड़ा बनाऊंगी, फिर हम लेबलिंग भी इसी के अंदर कर लेंगे. देखो, एक है इसमें प्रमोटर. मैंने आपको बोला था ना प्रमोटर होता है उसके अंदर. सो दिस वन इज प्रमोटर, दिस वन इज रेगुलेटर, अगेन अ प्रमोटर, ऑपरेटर, एंड ये पूरा का पूरा क्या है? दिस वन इज स्ट्रक्चरल जीन. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है. स्ट्रक्चरल जीन में क्या क्या आ रहा है? एक बहुत बड़ा सा जीन विच इज जेड जीन, then we have Y gene and then we have A gene as well. Z, Y और A ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. पहले आप सीख लो इनके काम क्या क्या हैं. P stands for promoter, P stands for promoter. तो यहाँ पे फिर से P है. देखो यहाँ पे फिर से P है ना. This is also a promoter. तो how can two promoters exist? एक ही जीन के दो प्रमोटर हो सकते हैं? नो. तो यहाँ पे तो दो प्रमोटर हैं. बच्चा ये प्रमोटर ना इस R जीन का है. What does R stands for? R stands for regulator. P stands for promoter over here and R over here stands for regulator. Alright.
रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है इस केस में, याद रखना, दिस इज अ प्रमोटर फॉर रेगुलेटर एंड दिस इज अ प्रमोटर फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर है, दो प्रमोटर है ना। रेगुलेटर इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दैट मींस इट विल बी कंटिन्यूअसली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। रेगुलेटर क्या है, मैं एक ऐसा जीन हूं जो कंटिन्यूअसली खुद को एक्सप्रेस करता हूं, यानी कि कंटिन्यूअसली मेरा mRNA बनता रहता है और कंटिन्यूअसली ये जो mRNA है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होता रहता है। ये R जीन जो है, ये जो प्रोटीन बना रहा है वो एक टेट्रामेरिक रिप्रेसर है। इट इज अ टेट्रामेरिक मतलब 4 कंपोनेंट्स वाला रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि ये हमेशा चीज को रोकने की कोशिश करेगा। इट्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। पहली बात याद रखना, आर जीन जो है इट विल बी कंटिन्यूअसली मेकिंग रेगुलेटर जीन। डीएनए प्रेजेंट है, आर जीन यानी कि आर का डीएनए, ये कंटिन्यूअसली आरएनए बनाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, और ये आरएनए कंटिन्यूअसली एक टेट्रामेरिक प्रोटीन बनाता है व्हिच इज अ रिप्रेसर प्रोटीन। टेट्रामेरिक क्या है, एक रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक। Now structural gene in this case is a non-constitutive gene, ये हर टाइम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा, कौन रोक रहा है इसको, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। Structural gene is a non-constitutive gene, whereas regulated gene is a constitutive gene, continuously express itself in the form of mRNA, and this mRNA is continuously expressing itself in the form of a tetrameric repressor. Now स्ट्रक्चरल जीन जो है, इसमें Z है, Z किसके लिए कोड करता, Z ओवर हेयर कोड्स फॉर, अच्छा पहले तो इन तीनों का एक mRNA बनेगा, Z जीन का, Y जीन का, A जीन का एक कॉमन mRNA बनेगा। पहले तो ये चीज सीखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन तीनों जीन्स का एक mRNA, दिस इज अ mRNA carrying information for 3 genes। ये एक ऐसा mRNA है जिसके पास 3 जीन्स की इंफॉर्मेशन है, और ऐसा mRNA जिसके पास 3 जीन्स की इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। ये एक नई चीज आपको जानने को मिली, एनसीईआरटी में गिवन है ये टर्म्स कि ZY और A जीन जो mRNA बना रहे हैं, ये mRNA एक है और इसके पास 3 जीन्स की इंफॉर्मेशन है, 3 प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है, Z की, Y की, A की। तो one mRNA carrying information for 3 genes is known as a polycistronic mRNA। क्या है ये, this is a polycistronic mRNA। Similarly हम दूसरी चीज भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर एक mRNA यहाँ पे तो एक mRNA ने एक जीन की इंफॉर्मेशन कैरी की थी ना, दूसरी चीज one mRNA carries information for one gene। जब एक mRNA एक ही जीन की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। एंड दिस मोनोसिस्ट्रॉनिक is found mostly in eukaryotes। मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली यूकेरियोट्स में मिलता है, और ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है इट इज मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। दिस इज मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। बताओ, promoter is a place where what will bind, where RNA polymerase will bind, पता है ना। तो प्रमोटर पहला वाला रेगुलेटर का था, सेकंड वाला रेगुलेटर जीन जो है वो कंटिन्यूअसली टेट्रामेरिक रिप्रेसर बना रहा है, दूसरा प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन का है, फिर ऑपरेटर जीन है, देन ZYA तीनों जीन से एक mRNA बन रहा है, वो एक mRNA 3 प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो फिर हम उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स का फीचर है। फिर
जो हमारा एक mRNA है वो अगर एक ही जीन की इंफॉर्मेशन कैरी करे, एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कैरी करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। और ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में है ही नहीं, मोस्टली बात हो रही है यहाँ पे। बच गए कौन, बच गए Z, Y और A जीन्स। Z, Y और A जीन देखो, Z जीन, Z जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस नाम का एक प्रोटीन है जो कि Z ने बनाया। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इट डाइजेस्ट और आई कैन से इट ब्रेक्स लैक्टोज इनटू, ये लैक्टोज को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज एंड galactose. It will be breaking lactose into glucose and galactose. Then we have Y gene. Y gene ही है ना इसके बाद। Y codes for permeases. Permeases are proteins. Permeases ऐसे proteins हैं that makes membrane, एक ऐसे प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, परमिएबल। Permeases are protein that makes membrane permeable for entry of lactose. कि लैक्टोज सेल के अंदर आ जाए उसके लिए परमिएबल बनाएंगे। अगर लैक्टोज सेल के अंदर आएगा तो ही तो डाइजेस्ट हो पाएगा, अदरवाइज तो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा वो, राइट। A stands for ट्रांसएसिटाइलेजेस। ट्रांसएसिटाइलेजेस क्या करेगा, ट्रांसएसिटाइलेशन करेगा। इट विल परफॉर्म ट्रांसएसिटाइलेशन। बताओ, सारे जीन्स का फंक्शन समझ में आया। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, Y परमिएजेस, A ट्रांसएसिटाइलेजेस, ठीक है। पीछे देखिए आप लोग, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर। अब देखें, सारा समझ आ गया आपको, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब देखो क्या, अब देखो बच्चा आप लोग, अब हम आगे चलते हैं किस पे, स्विचिंग ऑन लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन को चलाना है, लैक्टोस आ गया, लैकोपेरॉन को बोला गया कि आप चल लो। दिस इज अ DNA, this is a DNA, we have promoter, operator, promoter, सॉरी यहाँ पे आएगा regulator, operator, Z, Y, A, है ना, ऐसा ही है। पहले क्या हुआ, इस पे आके कौन बाइंड किया प्रमोटर पे, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज ने इस रेगुलेटर की क्या करवा दी, ट्रांसक्रिप्शन। इस पे कंटिन्यूसली mRNA बन रहा है और ये कंटिन्यूसली क्या बना रहा है, एक रिप्रेसर बना रहा है। वंस ये टेट्रामेरिक रिप्रेसर बन जाता है, ये जाके जुड़ जाता है कहाँ, ऑपरेटर के ऊपर। ये टेट्रामेरिक रिप्रेसर जो बनता है ये ऑपरेटर के ऊपर जाके जुड़ जाता है, जुड़ गया। अब नेक्स्ट RNA पॉलीमरेज आया, वो भी प्रमोटर के ऊपर जुड़ा। RNA पॉलीमरेज तो हमेशा प्रमोटर के ऊपर ही जुड़ेगा, बट क्या ये RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा, क्या ये RNA पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे जुड़ा है ये ऑपरेटर से आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। व्हाई, क्योंकि ऑपरेटर के ऊपर तो रिप्रेसर आके जुड़ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग, इस ऑपरेटर के ऊपर तो कौन जुड़ गया है, रिप्रेसर, है ना। तो रिप्रेसर जो है वो इस पॉलीमरेज को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। अगर ये पॉलीमरेज आगे ही नहीं बढ़ेगा तो क्या Z by A जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यानी कि लैकोपेरॉन अभी किस मोड में है, लैकोपेरॉन अभी ऑफ है, इसकी नो ट्रांसक्रिप्शन, ऑफ है। ये ऑफ क्यों है, क्योंकि रिप्रेसर बन रहा था कंटिन्यूसली, उस रिप्रेसर ने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया हुआ। ऑपरेटर को रिप्रेसर अगर ब्लॉक कर देगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। दैट मींस दिस ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ मोड में है ये इस वक्त।
काम नहीं कर रहा है, जीन्स नहीं बना रहा है, इसको ऑन करना पड़ेगा। जब लैक्टोज आएगा तो इसको ऑन करना पड़ेगा, हम लिखेंगे इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन। हमने इसको बोला कि आपको तो ऑन करना पड़ेगा, जिस चीज को हमें ऑन करना पड़ता है, अगर हमें किसी चीज को ऑन करना पड़े तो हम बोलते हैं वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ये ऐसा जीन था, ऐसा ओपेरॉन था which needed to be switched on. The gene which needed to be switched on is known as an inducible operon. Please remember this thing. ये continuously off रह रहा है, कौन इसको ऑफ कर रहा है? रिप्रेसर इसको ऑफ रख रहा है ना। Mostly the regulator switches it off. Regulator जो है वो एक रिप्रेसर बना रहा है, रिप्रेसर इसको बंद कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो हम लिख रहे हैं रेगुलेटर स्विचेस इट ऑफ। सिंस वो इसको स्विच ऑफ करके रख रहा है, हमने बोला कि ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। इट्स अ रिप्रेसिबल बोल रही हूँ, वैसे ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है क्योंकि इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, बट ये ज्यादातर स्विच ऑफ फॉर्म में ही रह रहा है। दैट मींस इट इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल। कोई इसको नेगेटिव कंट्रोल में रख रहा है, बंद करके रख रहा है। याद रखना, ब्लैक ओपेरॉन जो है it is an inducible operon, that means it needed to be switched off, and also it is under negative control. ये negative control में है। ठीक है, अब देखो अभी क्यों स्विच ऑफ है, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनाने क्यों है? लैक्टोज है ही नहीं, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्विच ऑफ है। अब इसको स्विच ऑन करना सीखें। देखो जी, फिर से आई बी ड्राइंग एन ओपेरॉन ओवर हियर। ये रहा प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। पहली कहानी तो वही चलेगी। इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, कर गया आरएनए पॉलीमरेज। ये तो कंटिन्यूसली एमआरएनए भी बनाएगा, और ये वाला जो है ये कंटिन्यूसली क्या भी बनाएगा, this will also be making a repressor protein. mRNA और repressor protein continuously बन रहे हैं। अब repressor protein जाके ऑपरेटर पे जुड़ सकता है ना, बट अभी हमने इसको स्विच ऑन करना। स्विच ऑन ही कब होता है? जब किसकी प्रेजेंस हो? लैक्टोज की। तो अब लैक्टोज आ चुका है, हमने बोला लैक्टोज आ चुका है, अब आप स्विच ऑन हो जाओ ताकि लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाओ। लैक्टोज यहाँ पे आके, कौन है ये? लैक्टोज, प्रेजेंस है ना लैक्टोज की। इस पर्टिकुलर जगह पे इस लैक्टोज को एलो लैक्टोज कह रहे हैं। लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड ब्लॉक्स इट। अब रिप्रेसर बेचारा जो है इट कैन नॉट बाइंड टू, रिप्रेसर को लैक्टोज ने रोक लिया, अब वो किसको नहीं बाइंड कर पा रहा? वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पा रहा है। अगर वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे जुड़ा, ये आराम से आगे बढ़ पाएगा। अगर ये आराम से आगे बढ़ पाएगा तो ZYA जीन्स आराम से क्या बना पाएंगे? mRNA। और अगर mRNA बन गया तो आराम से कितने प्रोटीन्स बन पाएंगे? 3 प्रोटीन्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, परमिएजेस एंड ट्रांसिस्टाइडेजेस। तो स्विच ऑन हो गया। What mode is this? This is switch on. पिछला वाला क्या था? Switch off। तो बच्चा आपने देखा कितने अच्छे से जीन्स खुद को ऑन भी कर लेते हैं, ऑफ भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन किया क्योंकि लैक्टोज था, लैक्टोज जाकर रिप्रेसर के साथ जुड़ा, रिप्रेसर जो है ट्रांसक्रिप्शन को रोक नहीं पाया और तीनों प्रोटीन्स बन गए। बताओ समझ में आई चीजें? लैकोपेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आज हमने लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ा, ट्रांसलेशन कंप्लीट की। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे। आपको डीपीपीज जो है वो सॉल्व करते रहना है। कल की क्लास में आई विल बी टीचिंग यू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, and then next we'll be moving on to the DNA fingerprinting और chapter खत्म हो जाएगा। This is it for the day, बच्चा। Thank you so much. Bye bye.